नाज़रीन, तल अवीव पर हिजबुल्लाह के तारीख के सबसे बड़े हमले की रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से थर्ड फेज की एग्जीक्यूशन का आगाज कर दिया गया है। तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अटैक किया है और वहां पर आगे जाकर बड़ी तबाही मचाई है। तल अवीव के अंदर कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तल अवीव के अंदर हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन जाकर बराह रास्त टकराए हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स में उस एरिया में जाकर सबसे सिक्योर और सबसे सेंसिटिव एरियाज के अंदर जाकर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें फायर किए गए, स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स जिसके अंदर फायर किए गए, वो जाकर आगे टकराए। कई इलाकों के अंदर तल अवीव में इस वक्त आग लगी हुई है और साथ हाइफा भी हिट हुआ है, साथ एकर भी हिट हुआ है। बहुत सारी दिगर बेसिस को निशाना बनाया गया है, बहुत सारे दिगर शहरों को निशाना बनाया गया है और सब शहरों में सबसे बड़ा हमला तल अवीव के अंदर हुआ है। तो इस एक हमले ने ये रियल लेवल की एस्केलेशन है। बिल्कुल हम नेक्स्ट फेज के तल अवीव के अंदर कैजुअलिटीज हो गई है। तल अवीव के अंदर गिलोत बेस को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन तल अवीव के अंदर कैजुअलिटीज हो गई, यानी उससे भी अगला लेवल है। इससे पहले हिजबुल्लाह क्या कर रही थी? हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रही थी, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को, सिटी को उस तरह से हिट नहीं कर रही थी। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तल अवीव के अंदर सिटी के अंदर अटैक हुआ है जिसमें हलाकतें हुई हैं इजरायली सेटलर्स की। तो ये अनबिलीवेबल लेवल है और ये रियल एस्केलेशन है जिसकी तरफ अब हम चले गए तल अवीव पर इस हमले के बाद। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक हमले ने इसराइल को पूरी तरह से लर्जाक रख दिया है। हिजबुल्लाह ने इस जंग का सबसे जो एक्सेप्शनल अटैक है वो इस वक्त तल अवीव के ऊपर लॉन्च किया है और अपनी नेक्स्ट लेवल की कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया है, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट के सबसे सिक्योर तरीन दारुल हुकूमत को हिट किया है। अलग लेवल की ये पावर है ना जो हिजबुल्लाह ने जिसका मुजाहरा किया और एस्टेब्लिश भी किया है। मोहर सबत कर दी है कि अब मिडिल ईस्ट का सबसे सिक्योर तरीन दारुल हुकूमत किसी तौर पर सिक्योर नहीं रहा है। वो अपने सेटलर्स को उनकी हिफाजत करने से नाकाम हो चुका टोटली और इसीलिए इस हमले के ग्रेट इंपैक्ट्स हैं। पहले हाइफा में हमने देखा उसके कितने बड़े इंपैक्ट्स आए, लेकिन बहरहाल तल अवीव तो महफूज था। तल अवीव में तो नॉर्मल एक रूटीन के मुताबिक जिंदगी चल रही थी, लेकिन तल अवीव पर इस हमले के बाद शदीद खौफ इसराइलियों के अंदर पाया जा रहा है कि वो जो आखिरी बड़ा सिटी बचा था जो कि असल में दारुल हुकूमत है, अब वो भी किसी तौर पर महफूज नहीं रहा और बाकायदा तौर पर हिजबुल्लाह ने थर्ड फेज की एग्जीक्यूशन भी शुरू कर दी है। यानी ये भी नहीं है कि अच्छा ये सिर्फ एक हमला था, ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह ने अब तल अवीव को उसी तरह निशाने के ऊपर ले लिया जैसे हाइफा को। ये 3 दिन पहले खबर सामने आई थी और अब उनकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। 14 महीनों के अंदर इस पूरी जंग के अंदर ऐसा कोई हमला तल अवीव के अंदर नहीं देखा गया और माजी में भी तल अवीव में ऐसा कोई, यमन ने एक ड्रोन भेजा था जिसमें एक हलाकत हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है, लेकिन ये उससे भी नेक्स्ट लेवल का जो हमला है और अब तल अवीव जो है वो पूरी तरह से हाइफा बनने जा रहा है। मिलिट्री टारगेट्स भी तल अवीव में हिट किए हैं हिजबुल्लाह ने और सेंसिटिव मिलिट्री टारगेट्स, और तल अवीव के जो बड़े सेंसिटिव और सिक्योर तरीन गुंजान आबाद जहां पर सबसे ज्यादा इजरायली सेटलर्स मौजूद हैं, यानी बिल्कुल गुंजान आबाद एरियाज, वहां उस सेंटर में जाकर ये मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स हिट हुए हैं और जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर ये जाकर हिट हुए हैं। एक खबर मैं पहले आपके सामने रख दूं, फिर तल अवीव की जो हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे और आपको पता चलेगा कि इनका अंजाम किस तरह से करीब आ रहा है। नज़ीर, इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जारी हुई है और उन्होंने ये एडमिट किया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 66 इजराइल की कैजुअलिटीज हो गई हैं। आई रिपीट, पिछले 24 घंटों के अंदर इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री यह मान रही है कि 66 कैजुअलिटीज हो गई हैं। अब मुझे बताइए कि इस फतह को किस तरह से बयान किया जाए। कोई मुकाबला नहीं है इसराइल और हिजबुल्लाह का, कोई मुकाबला नहीं है इसराइल और रेजिस्टेंस का। इसराइल दुनिया का एक मजबूत तरीन मुल्क है, इसराइल दुनिया की मजबूत तरीन इकॉनमी है, इसराइल मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क है। उनके पास दुनिया के जदीद तरीन जंगी हथियार हैं, नेटो की सारी मशीनरी है, सारी इंटेलिजेंस उनके पास है। अगर दुनिया में कोई एडवांस तरीन कोई चीज बनी है तो वो सब इसराइल के पास है। और सामने क्या है हिजबुल्लाह, मुझे बताइए। एक जंगी हथियार भी पुराने मॉडल का भी नहीं है। 70s के अंदर जो जंगी हथियार होते थे या उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 वाले जंगी हथियार भी उनके पास नहीं है, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं है इसराइल के मुकाबले में। अगर हम कंपेयर करें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, मशीनरी, वेस्ट की सपोर्ट, ठीक है, और एयरफोर्स और नेवी और जंगी बेड़े और सबमरीन्स,
کچھ بھی نہیں ان کے پاس اس کے مقابلے میں. تو اندازہ کریں کہ اس لیول کے اوپر وہ کیجویلٹیز لے گئے ہیں. یہ تو 66 یہ مان رہے ہیں نا, اور یہ 100 بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, چھوڑے 100 کو, جو وہ مان رہے ہیں 66. اب مجھے بتائیے کس لیول کے اوپر ان کی کیجویلٹیز جا چکی ہیں, اور کیا اب ان کا جو انجام ہے وہ قریب نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو کیجویلٹیز کی اتنی بڑھتی ہوئی تعداد ہے, یہ اس کو کیسے کنٹینیو رکھ سکیں گے, اس جنگ کو کیسے مینج کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایکسیپشنل اور بہت غیر معمولی لیول کی خبر ہے جو خود اسرائیلی ہیلتھ منسٹری نے اس کو کنفرم کیا ہے. اسرائیل ایڈمٹس ٹو 66 کیجویلٹیز ان نارتھ اینڈ ساؤتھ within 24 hours. ادھر شمال کے اندر بھی اور جنوب کے اندر بھی, یعنی لیبنان کی لڑائی کے اندر بھی اور غزہ کی لڑائی کے اندر بھی 66 کیجویلٹیز کا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اینڈ دس از لٹرلی دا اینڈ. یہ ہے زمینی حقائق, یہ ہے ریزسٹنس جس نے اسرائیل کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا مارکا لڑا ہے, جس نے اسرائیل کو ڈھیر کر دیا ہے, جس نے اسرائیل کو چھلنی کر دیا ہے, اور اس نے اس ہاتھی کو گرا دیا ہے اور اب اس کو مکمل بھسم کرنے جا رہی ہے. ٹوٹل ڈیفیٹ, یہی وہ بنیادی فرق ہے. 2006 کی جنگ میں جب اسرائیلی وزیر اعظم کو لگا کہ وہ ہار رہا ہے تو اس نے فوجیں واپس بلا لی تھی, لیکن یہاں پر بنیادی فرق یہ ہے کہ جب وہ ہار رہے ہیں تو نتنیاہو اپنی فوجیں واپس نہیں بلا رہا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو 2006 میں نہیں ہو سکا تھا, کہ ٹوٹل ڈیفیٹ, ٹوٹل کولیپس. اگر 2006 میں بھی اسرائیل اسی طرح سے آگے بڑھتا رہتا اور جنگ جاری رکھتا تو اس وقت بھی ان کا کولیپس ہو جانا تھا. لیکن اب چونکہ اس میں اب نیریٹو کا محاذ بھی شامل ہے, جو ویسٹ کے اندر اسٹوڈنٹس اور کرسچنز اور جو ان کی پبلک اوپینین ہے, ڈپلومیٹک سپورٹ ہے, گلوبل آرڈر ہے, اس کی تبدیلی, یہ ساری چیزیں 2006 میں نہیں تھی, آج وہ بھی ایڈ ہو گئی ہیں. تو اس لیے یہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی فتح کی طرف نہیں بلکہ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. اب ذرا تل اویو کی جو ہیڈ لائنز ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تاریخ کا سب سے بڑا حملہ جو حزب اللہ نے تل اویو کے اوپر کر دیا ہے, اور ابھی بھی یہ اختتام نہیں ہے, یہ آغاز ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ گراف ابھی اوپر جا رہا ہے. حزب اللہ میزلز پمل تل اویو, نومیریس وونڈڈ اینڈ کلڈ, بہت سارے زخمی ہوئے ہیں اور 7 کلڈ ہوئے, مارے گئے ہیں. یہ اس وقت کنفرمڈ رپورٹ سامنے آ رہی ہے. تل اویو کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں. barrage of missiles from Lebanon towards Tel Aviv causes significant damage after Israeli air defense failed to intercept. ان کا جو سب سے تگڑا ایئر ڈیفنس ہے وہ تل اویو کے اندر لگا ہوا ہے, سب سے مضبوط ترین نمبر 1 کیٹیگری کا. حائفہ میں بھی بہت مضبوط ہے, باقی ایریاز, لیکن بہرحال تل اویو تو پھر دارالحکومت ہے. سب کچھ انہوں نے یہاں پر لگا رکھا ہے, کیونکہ یہی پہلے مطلب حائفہ سیکنڈ نمبر کے پر اور نمبر 1 تل اویو ہے جو اسرائیل کو چلاتا ہے, ان کی جی ڈی پی, ان کی اکانومی. تو اس کی حفاظت, پھر جو نمبر 1 ایلیٹ کلاس ہے وہ تل اویو کے اندر رہتی ہے. دارالحکومت ہے نا, اس سے اگلی بات اور کیا ہوگی. تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ناکام ہو چکا ہے. اسرائیل کا ایئر ڈیفنس حزب اللہ کے میزائل اور ڈرونز کو روک نہیں سکا. حزب اللہ نے F-35 نہیں بھیجے ہیں بلکہ میزائل اور ڈرونز بھیجے ہیں, اور وہ ان کے سیکیور ترین اس کے اندر گھس گئے ہیں. ان کی ایئر فورس بھی اس کو روک نہیں سکی ہے, اور وہ جا کر آگے اپنے ٹارگٹ سے ٹکرائے ہیں. راکٹس ہٹ تل اویو اینڈ حائفہ. اس کے علاوہ پاور آؤٹریج رپورٹڈ ان نومیریس میجر سٹیز اینڈ تل اویو. بہت سارے شہروں کے اندر انکلوڈنگ تل اویو انہوں نے جنوبی لیبنان میں پاور آؤٹریج کی ہے نا, غزہ میں پاور آؤٹریج کی ہے نا, تو تل اویو میں اب وہ حدت محسوس کی جا رہی ہے. پاور آؤٹریج, ٹھیک ہے نا, یہ حدت بڑھ رہی ہے کہ سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہے. اور مطلب دیکھیں نا, غزہ سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا, لیکن اب جب ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور ان کی روٹین اب متاثر ہونے جا رہی ہے, اور پاور آؤٹریج کیا اور ایمرجنسی کیا اور باقی سارے معاملات کیا, تو وہ حدت اب ان کو جنگ کی محسوس ہو رہی ہے جو یہ جنگیں دوسروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. The army failed to intercept a large heavy missiles that fell directly on Ramat Dan in the greater Tel Aviv. یہ اسرائیلی پولیس کا بیان سامنے آپ کے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری جو آرمی ہے وہ ناکام ہوئی ہے انٹرسیپشن کے اندر, اور چونکہ مختلف ایریاز کے اندر یہ میزائل جا کر گرے ہیں, جس میں سے ایک رمت ڈین کا ایریا ہے, یہاں پر آ کر وہ ٹکرائے ہیں. Air defense failed to intercept ballistic missiles launched from Lebanon that fell in Banai Barak east of Tel Aviv. یہ تل اویو کا ایک دوسرا ایریا جہاں پر بلسٹک میزائل آ کر گرے ہیں. Our fighters launched air attack today with a squadron of specialized suicide drones on sensitive military points.
तल अवीव के अंदर जो एक तो बलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, दूसरा स्पेशलाइज्ड सुसाइड ड्रोन्स, ये पहली बार हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किए स्पेशलाइज्ड सुसाइड ड्रोन्स। तो इस हमले ने यह भी साबित किया कि हिजबुल्लाह के पास अभी ऐसी वैरायटी पड़ी है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। ये खौफ है ना, ये मतलब एक होता है ना कि सारी ताकत देख ली है कि अच्छा ये इनके था, वो भी अभी नहीं हुआ। वो जो तबाही हो चुकी है उस पर इजराइलियों की बस है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी पूरी पावर शो नहीं की। अभी पीछे और स्टॉक और वैरायटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आज उन्होंने स्पेशलाइज्ड सुसाइड ड्रोन्स इस्तेमाल किए। इजरायली मीडिया, एक्सटेंसिव डैमेज कॉज्ड बाय रॉकेट दैट फेल इन तल अवीव एरिया। बहुत तबाही, एक्सटेंसिव डैमेज, आप क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? बहुत बड़ी तबाही तल अवीव के अंदर। A bus was hit and caught fire in the बनई बराक ईस्ट ऑफ तल अवीव। बनई बराक के अंदर एक बस भी हिट हुई है। अब मुझे बताइए सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां गया इसराइलियों का, कहां गया सेटलर्स का कि तल अवीव में वो फिर रहे हैं और बस के अंदर जा रहे हैं और वो बस भी सिक्योर नहीं है। कहां कब मिसाइल आएगा ये 2-3 मिनट के बाद है। बलिस्टिक मिसाइल कितना टाइम लेता है? तो ये बस ऐसे वो आए और ऐसे जाकर टकरा गए। ना कोई एयर डिफेंस, ना कोई एयरफोर्स, कोई उनको सिक्योर नहीं कर सकता। अगर गजा के लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर लेबनान के लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर इनके लिए भी यहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये ताकत का, बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा है और इस ताकत के साथ शायद ही इसराइल के साथ कोई टकराया हो। इट्स नॉट इंटरसेप्शन शार्पनेल बट अ डायरेक्ट हिट एंड देयर इज अ फियर ऑफ बिल्डिंग कोलैप्सिंग। अब जरा ये बात सुनिए, वहां पर जो जाकर बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, वो कह रहे हैं कि वो कोलैप्स होने जा रही हैं, ठीक है। वहां से कैजुअलिटीज और बाकी इवैक्यूएशन की जा रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं और वहां का रमत गैन का जो पुलिस चीफ है वो ये बता रहा है कि यहां पर हिट होने वाली बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं। इतना बड़ा हमला किया गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तल अवीव के अंदर कोलैप्स हो रही है। The rocket that fell in Ramat Gan was targeting a security complex. Central, मतलब शहर के बीचों बीच जो एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको भी निशाना बनाया गया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और बस, अलग अलग टारगेट्स है वो हिजबुल्लाह ने हिट किए हैं। 7 फायर फाइटिंग क्रूज आर वर्किंग टू एक्सटिंग्विश द फायर दैट ब्रोक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉकेट फॉलिंग इन तल अवीव। रमत गान के एरिया में 7 फायर फाइटिंग टीम्स काम कर रही हैं। रमत गान के एरिया में 7 फायर फाइटिंग टीम्स। आपको यह हेडलाइन अक्सर सुनने को मिलती होगी क्रिया शमुना से कि वहां पर इतनी तबाही होगी, फायर फाइटिंग टीम्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये बाकी नॉर्दर्न एरिया से। अब हम तल अवीव की बात कर रहे हैं, जो आखिरी एक टारगेट बचा हुआ था, उसके अंदर आज एक जगह के ऊपर 7 फायर फाइटिंग टीम्स काम कर रही हैं। फायर फाइटिंग क्रूज आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर दैट ब्रोक आउट इन रमत गान इन तल अवीव। काफी देर गुजरने के बाद की हेडलाइन है कि अभी भी वहां पर आग नहीं बुझी है, बल्कि उसको बुझाया जा रहा है। और फिर जो बिल्डिंग्स हिट हुई हैं उनमें से इवैक्यूएशन करना एक अलग टास्क है कि वो कोलैप्स हो सकती हैं। उस एरिया को खाली करवा लिया गया है। यानी एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके इर्द गिर्द सबसे गुंजान आबाद एरिया ना, तमाम इतराफ तो बिल्डिंग्स हैं, उन सबको खाली करवा लिया गया। उस पूरे एरिया को खाली करवा लिया गया है कि ये बिल्डिंग्स किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर वो कोलैप्स नहीं होती तो वो इवैक्यूएशन है, वहां पर किसी को भेज नहीं सकते। तो यानी उस बिल्डिंग को फिर क्या गिराना पड़ेगा? यानी अगर वो कोलैप्स नहीं हुई तो कमजोर तो हो गई है। अगर वो अभी भी कोलैप्स नहीं होती तो कमजोर तो हो गई है, तो दोबारा वहां पर ये वो नहीं कर सकते, मतलब लोगों को दोबारा उस एरिया में तो नहीं भेज सकते जब तक उस बिल्डिंग को ये गिरा नहीं देते या उसका कोई हल नहीं निकाल लेते। तो हल क्या निकालेंगे? मतलब दोबारा रूटीन अगर शुरू हो जाए तो वो किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। तो ये मतलब एक टोटल कोलैप्स ऑफ इजराइल हम कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे समझ नहीं आ रही उनको। जंग इन्होंने मुसलत की, ये बात ज़हन में रखें, ये फर्क होता है। लेबनान के लोग तो आज भी सीज फायर मांग रहे हैं, गजा के लोग तो आज भी सीज फायर मांग रहे हैं, लेकिन इनका तकब्बुर और गुरूर ये था कि हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा, हमारी ताकत के सामने कौन टकराएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि कोई मुकाबला नहीं है ना। आप बाकी 57 इस्लामी मुल्कों को देखिए, वो कैसे गुलाम बने हुए हैं, तो वो किसी ताकत के सामने गुलाम है ना 57 इस्लामी मुल्क। तो उसमें अगर एक हिजबुल्लाह टकरा रही है उसी ताकत से, तो आप मुझे बताइए इसको आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं और कैसे बयान कर सकते हैं? जहां 57 इस्लामी मुल्क ढेर हुए पड़े हैं, वहां एक हिजबुल्लाह उस ताकत से टकरा रही है, आप कैसे बयान करेंगे इस फतह को? इसलिए उनका गुरूर यह था कि भाई कौन आएगा, किसकी फौजें आकर हमसे टकराएंगे।
کس کے؟ آپ دیکھیں یہ پورے مڈل ایسٹ کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ پورے مڈل ایسٹ کا یہ حشر کر دیں گے، ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. تو یہ تو ان کا غرور تھا، اور اس غرور کو چکنا چور کیا ہے حزب اللہ نے. اور تل اویو پر یہ حملہ ایک اگلا لیول ہے جو انہوں نے اسرائیل کی ساری کیپیبلٹی کو مزید ایکسپوز کیا ہے کہ یہ تمہارا اسرائیل ہے. اس کے علاوہ آر فائٹرز ٹارگیٹڈ دا تل ہائم بیس affiliated with the military intelligence and the Israeli army 120 kilometer from the Lebanese-Palestinian border in the city of Tel Aviv in a complex operation. تل ہائم بیس جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کی 120 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر بھی کوئی F-35 نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ میزائل اور ڈرونز بھیجے گئے ہیں. Targeting the Tel Haim base was carried out with a salvo of qualitative missiles and a squadron of attack drones and they hit their targets accurately. Qualitative missiles اور ساتھ کیا بھیجا گیا؟ squadron of drones، اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ جا کر ٹارگٹس کو ہٹ کیا تل ہائم تل اویو کے بیس کے اندر. تو یہ اس وقت تل اویو کے اندر ہونے والے سب سے بڑے حملے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیلی سیٹلر جو آلریڈی غصے کے اندر ہیں، جو آلریڈی پینک اور خوف کے اندر مبتلا ہیں، ان کا خوف اور بڑھے گا، پینک اور بڑھے گا. یہاں سے بیرون ملک جو فرار ہونے والا سلسلہ ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر سیز فائر کے لیے یہ پریشر اب بہت مزید بڑھنے جا رہا ہے نتن یاہو کی گورنمنٹ کے اوپر. جنگ نتن یاہو آگے بڑھا رہا ہے اور اسرائیلی سیٹلر کہہ رہے ہیں وی آر ود یو، کہ آپ گریٹر اسرائیل بناؤ، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی ہیں اور تل اویو میں رہنے والے محفوظ نہیں ہیں، تو اب ان کو لگ رہا ہے اچھا یہ کون سا گریٹر اسرائیل ہے؟ یہاں پر تو وہی جو ہم بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ منی اسرائیل بھی بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو گریٹر اسرائیل یہاں پر کہاں سے بن رہا ہے؟ تو اس لیے اس کو آپ ایک حملہ نہ لیں، اس کے امپیکٹ ہے، کیونکہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا کہ ان حملوں کے نتیجے میں جو کیجویلٹیز پہلے سے ہو رہی ہیں. اسرائیلی سیٹلرز کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ نتن یاہو کے گھر کے اوپر حملہ کر چکے ہیں. اب تل اویو کے لاکھوں لوگ بھی اس جنگ کے اندر براہ راست شامل ہو چکے ہیں. اب ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اچھا اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلنے جا رہا ہے. اگر تل اویو کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تو نہیں پڑتا نا، لیکن جب ان کی کیجویلٹیز ہوں گی تو پھر فرق پڑے گا نا. تو اس لیے اب وہ جو آخری شہر بچا تھا جو دارالحکومت ہے، وہ تو اس کا پریشر ہے، اس کے امپیکٹس ہیں، اور وہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے مکمل ان کے ڈھیر ہونے کی، اس میں یہ ایک مزید اضافہ ہوگا. اور ابھی تو حزب اللہ نے یہ آغاز کیا ہے، یہ تل اویو کے اوپر ابھی آغاز ہے، ابھی تو تھرڈ فیز ابھی لانچ ہوا ہے اس ایک حملے کے ساتھ. اور ایک اور ویری امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے رکھیں، حزب اللہ نے ہائی رائز بلڈنگ کو یہاں پر ہٹ کیا، یعنی ہائی رائز بلڈنگز جہاں پر ہیں اس ایریا میں جا کر میزائل اور ڈرونز ٹکرائیں. ملٹی سٹوری بلڈنگ کو ہٹ ہوا ہے، ابھی کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہٹ نہیں ہے، ملٹی سٹوری بلڈنگ ہٹ ہوئی ہے. تو اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہٹ ہو جاتی ہے تو آپ سوچئے اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے سیٹلرز کی ایک ساتھ کیجویلٹیز ہو جائیں گی. تو اب یہ پہلو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دم اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو جائیں گی. تو اس کے نتیجے دو ہی نکلیں گے، یا تو اس کا نتیجہ پھر ریجنل وار کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ اسرائیل کو تو پھر اس لاسز کو کور اپ کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی جنگ چھیڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ہٹ ہوئی تو پھر ریجنل وار یا تو چھڑے گی، یا پھر وہ ایک ایسا پریشر ہوگا جو الٹیمیٹلی ان کے گھٹنے ٹیکنے میں اور سیز فائر کے اندر وہ کردار ادا کرے گا. تو اب اسرائیل میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب تل اویو ہٹ ہوگا تو کسی بھی بھائی یہ جو ہائی رائز بلڈنگ سے کوئی 4 بلڈنگز چھوڑ کر ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہٹ ہوئی ہے، تو وہ مثال تھوڑا سا بھی ادھر ہوتا تو اس کو ٹکرا جاتا. اب جب ریگولرلی اٹیک ہوگا تل اویو پر تو پھر اس کے بعد کیا بننے والا ہے؟ یہ ایک ہائی رائز بلڈنگ والا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں اتنی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں. اب ناظرین صرف یہی حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ حیفا پر اٹیک ہوا ہے، بلکہ دیگر شہروں کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ملٹری جو بیسز ہیں وہ حزب اللہ کی جانب سے ہٹ کی گئی ہیں. ذرا دیکھیے، آر فائٹرز ٹارگیٹڈ دا کرایوت ایریا نارتھ آف آکوپائڈ حیفا with rocket salvo. Our fighters launched an air attack with squadron of attack drones on the Ragavim base southeast of the occupied Haifa. یہ جناب حیفا کے اندر جو رگاویم بیس ہے یہ ایک ویری ویری امپورٹنٹ بیس ہے، اور اس کو سکواڈرن آف اٹیک ڈرونز. اب یہ بھی مطلب حزب اللہ ایک الگ آرمی ہے نا، الگ آرمی کے طور پر اسٹیبلش ہو رہی ہے. تل اویو میں کیجویلٹیز کر کے انہوں نے دکھایا کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ سیم ٹائم کے اوپر کتنے بڑے کمپلیکس آپریشنز کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے تل اویو پر اٹیک کرنا ہے، وہاں پر ایک بیس کو اٹیک کرنا ہے تو بس وہی ان کی صلاحیت ہے، ایسا نہیں ہے.
सेम टाइम के ऊपर कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं। जैसे एक बड़ी आर्मी होती है, वो मुख्तलिफ एरियाज को, हाइफा की टीमें अलग हैं, हाइफा में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना अलग है, हाइफा सिटी को निशाना बनाना अलग है, सेटलमेंट्स पर हमला करने वाले यूनिट्स अलग हैं, तल अवीव पर अलग और तल अवीव बेसिस के ऊपर अलग, क्योंकि देखना है ना कि हर बेस को किस वेपन के साथ निशाना बनाना है, उसकी लोकेशन, उसकी इंटेलिजेंस, एक पूरा टास्क है ना, छोटी बात तो नहीं है। तो ये भी हिजबुल्लाह की एक नई सलाहियतों का मुजाहरा है कि वो सेम टाइम के ऊपर इतने ज्यादा ऑपरेशंस भी सर अंजाम दे सकते हैं। तो जब इससे भी बड़ी जंग छिड़ेगी तो हिजबुल्लाह ये बता रही है कि उनमें ये सलाहियत है कि वो पूरे इसराइल को एक साथ बॉम्बिंग कर सकते हैं। जैसे इसराइल में ये सलाहियत है ना कि वो लेबनान पर एक साथ बॉम्बिंग कर सकता है, तो हिजबुल्लाह ये बता रही है कि हम यहां किर्यात शमूना से लेकर इलाद तक सेम टाइम के ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, द रगावीम बेस इज द मिलिट्री बेस दैट contains training camps for the Golani Brigade and is 65 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। यहां पर गुलानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग कैंप भी यहां पर हैं, उनको हिट किया गया है। ड्रोन्स अचीव्ड देयर टारगेट्स एक्यूरेटली इन रगावीम बेस। हिजबुल्लाह ये बता रही है कि उन्होंने अपने टारगेट्स एक्यूरेटली अचीव किए हैं, रगावीम बेस में ड्रोन जाकर टकराए हैं। साल्वा रॉकेट वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स ऑक्युपाइड गलीली। रॉकेट्स फॉल इन द किर्यात शमूना। आवर फाइटर्स टारगेटेड द शरगा बेस with salvo of rocket. It is the administrative headquarter of the Golani Brigade and is located north of the occupied Akkar. अब देखिए, पूरा जो गुलानी ब्रिगेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा जिस यूनिट की, जिस ब्रिगेड की कैजुअलिटीज हुई हैं वो गुलानी ब्रिगेड है। सबसे ज्यादा इनके फौजी मारे गए। तो पीछे उनके जो भी बेसेस हैं, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से उनको सप्लाई आ रही है, उस पूरे के पूरे को हिट कर रही है हिजबुल्लाह। ये है वो मिलिट्री माइंड जो इसराइल को ढेर करने में कामयाब हुआ है। इतनी सेंसिबिलिटी के साथ ये अनबिलीवेबल है कि हर ब्रिगेड का जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से उनको सप्लाई लाइन आ रही है, उसको वो हिट कर रहे हैं। देखिए, हर एक की अपनी कोऑर्डिनेशन है ना, कि वो किसको रेस्ट दे रहे हैं, किसको पीछे भेज रहे हैं, और कहां से असला उन तक किस तरह पहुंच रहा है। हर ब्रिगेड का अपना मामला है ना। तो अगर ये एक का कोलैप्स हो जाता है तो वो फिर दूसरे से मांगेगा, दूसरी डिवीजन से, तो उसके डिवीजन का मामला खराब होगा। अगर उससे फौजी आएंगे तो कुछ रेस्ट के ऊपर होंगे। तो मतलब इस तरह वो एक पूरा स्ट्रक्चर है जो एक मुनज़्ज़म अंदाज से इसराइल चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह से अटैक होते रहे इसराइल के ऊपर, उनके अलग अलग डिवीजन्स के ऊपर, अलग अलग ब्रिगेड्स के ऊपर, तो उनका पूरा जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आएगी। वो पूरी तरह से कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि हर डिवीजन का, हर ब्रिगेड का अपना मामला है। अगर उसको पीछे से सप्लाई लाइन नहीं पहुंचेगी, अगर उसके फ्रेश सोल्जर्स नहीं आएंगे, तो वो तो आगे अपने ऑपरेशंस कैसे जारी रखेंगे। बहुत बुरी तरह से उनके ऑपरेशंस मुतासर होंगे। अब ऐसे में वो दूसरी डिवीजन से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो डिवीजन तो अपने मुताबिक रेस्ट दे रही है, अपने मुताबिक असला उसने रखा हुआ है, अपने मुताबिक उसके रिसोर्सेज है। अगर उससे लेंगे तो फिर उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी। तो ये एक बड़ी बात है। एक्सटेंसिव डैमेज फ्रॉम रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान, द फॉल इन द किर्यात शमूना। एक्सटेंसिव डैमेज। इसी दरमियान नजरीन, जनूबी लेबनान के अंदर भरपूर लड़ाई जारी है, जिसमें शमा का इलाका है, यहां पर टैंक को पूरी तरह से जलाकर राख किया गया। ये जनूबी लेबनान में भी भरपूर लड़ाई जारी है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आप राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।